आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 4, उसकी बुक एक्सरसाइज, जो कि मेजर सोमनाथ शर्मा जी से रिलेटेड है फॉर क्लास 8। ठीक है, कल आपके पास जो है वीडियो आई थी, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर कराए थे। इससे पहले जो है इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन भी करवा दी है। प्लेलिस्ट में जाके आप सारे चैप्टर्स की वीडियोस जो है वो आराम से देख सकते हो, सीख सकते हो। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग, दैट इज द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, अ टेल ऑफ वैलर, मेजर सोमनाथ शर्मा एंड द बैटल ऑफ बड़गांव। ठीक है, अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो अच्छे से आप इन चीजों को सीख पाएंगे। अगर नहीं सुना है तो अभी भी पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अगर नहीं आती है तो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ग्रामर से भी रिलेटेड है और बीच में टेक्स्ट में से कुछ टर्म्स जो होती हैं वो भी यूज की गई हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। लेट अस लर्न। आज सिर्फ हम लेट अस लर्न करेंगे, बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। लेट अस लर्न। पहला क्वेश्चन इसके अंदर है, मैच द एक्सप्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट इन कॉलम 1 विद द मोस्ट सुटेबल सिचुएशंस गिवन इन कॉलम 2। कॉलम 1 में जो आपको दिया गया है उसको आपको कॉलम 2 के साथ मैच करना है। ठीक है, साथ में आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। सबसे पहला है फाइट टू द लास्ट मैन। अगर आपने चैप्टर सुना होगा ध्यान से, तो आपने उसमें मेजर सोमनाथ शर्मा के लास्ट वर्ड सुने होंगे। उन्होंने कहा था ना कि आई विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड लास्ट राउंड, कि मैं लास्ट सोल्जर तक, जब तक मेरे पास एक भी सोल्जर है और एक भी गोली है, मैं लड़ता रहूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तो अब आपको इसको क्या करना है, फाइट टू द लास्ट मैन, इसको मैच करना है। तो इसका जो आंसर है वो है थर्ड। एक मिनट रुकिए, इसमें जो है ये वाला सेकंड वाला है, द सोल्जर्स। ठीक है, द सोल्जर्स फोर्ट वेलेंटली अंटिल ईच वन लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द नेशन। मतलब जो सोल्जर्स हैं वो ब्रेवली लड़े जब तक कि हर किसी की, मतलब जब तक कि लास्ट बंदे ने भी अपनी जान नहीं दे दी नेशन के लिए। ठीक है, मतलब कि लास्ट मोमेंट तक भी लड़ाई की, बिल्कुल हार नहीं मानी। ये नहीं कि लास्ट में 4 बज गए तो वो भाग के वापस आ गए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फॉयल द प्लान। फॉयल द प्लान का मतलब होता है किसी का प्लान खराब कर देना, चौपट कर देना। सो अ स्पाई डिस्टर्ब्स द एनिमीज एफर्ट्स टू इन्वेड अ कंट्री बाय इंटरसेप्टिंग देयर कम्युनिकेशंस। ठीक है, मतलब एक सिपाही ने एनिमी के प्लान्स को खराब कर दिया, जो कि एक कंट्री के अंदर घुसने का प्लान बना रहे थे, उनकी कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करके सुन के। ठीक है, उसके बाद डिलीवर अ ब्लो। डिलीवर अ ब्लो भी मैंने आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में बताया था। इसका मतलब होता है किसी को बहुत जोरदार धक्का देना, झटका देना, मतलब कि किसी को एक मतलब ऐसे नीचे गिरा देना कि वो बंदा उस चीज से उभर ना पाए। ठीक है, सो डिलीवर अ ब्लो। यहाँ पे देखो, अ स्पोर्ट्स टीम, अ स्पोर्ट्स टीम स्कोर्स अ लास्ट मिनट गोल। जो स्पोर्ट्स टीम थी उसने लास्ट में एक गोल कर दिया, गिविंग देम द लीड, जिससे वो लीड पे आ गए, एंड शेकिंग द ओपोनेंट्स कॉन्फिडेंस, और जो ओपोनेंट था उसका कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल डोल गया। तो ये हो गया डिलीवर अ ब्लो, मतलब एक झटका देना किसी को। होल्ड देयर ग्राउंड, ये आपको पता ही है कि अपनी पोजीशन पे बने रहना, डटे रहना। सोल्जर्स स्टे इन देयर पोजीशन एंड फाइट बैक इवन दो द एनिमी स्ट्रॉन्गर। सोल्जर्स तो थे वो अपनी पोजीशन पे डटे रहे, लड़ते रहे, हालांकि जो एनिमी था उनसे बहुत स्ट्रॉन्गर था फिर भी। तो ये हो गया। ठीक है, मतलब इसमें मैं लिख देती हूँ, जिन्होंने अभी वीडियो देखनी स्टार्ट की होगी तो उनको पता नहीं चलेगा। फर्स्ट वाले का जो आंसर है वो है सेकंड, सेकंड वाले का जो है वो है फोर्थ, और थर्ड वाले का है 1, एंड इसका हो गया 3। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हैं। अब हमें क्या करना है, नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द एक्सप्रेशन फ्रॉम कॉलम 1। कॉलम 1 में जो आपको एक्सप्रेशंस दी गई हैं, ये वाली डिलीवर, ब्रो, फाइट टू द लास्ट मैन, इन्हीं का यूज करते हुए इन चारों को फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना है। द डिटेक्टिव मैनेज टू डैश बाय फाइंडिंग द हिडन एविडेंस बिफोर द कल्प्रिट कुड गेट रिड ऑफ इट। मतलब डिटेक्टिव ने कैसे, मतलब उनका प्लान चौपट कर दिया, उनके हिडन एविडेंस जो ढूंढकर, इससे पहले की जो कल्प्रिट है वो उनसे भागकर निकलता। तो प्लान चौपट करना, दैट मीन्स फॉयल द प्लान। ठीक है, द डिटेक्टिव मैनेज टू फॉयल द प्लान। द कंपनीज न्यू एडवर्टाइजिंग कैंपेन, कंपनी का जो नया एडवर्टाइजमेंट वाला कैंपेन है, वॉज मीन टू डैश टू देयर कॉम्पिटिटर सेल। इससे उनका प्लान क्या है, अपने कॉम्पिटिटर की सेल को एक जोरदार झटका देना, मतलब उसको डाउन करना। सो ये हो गया डिलीवर अ ब्लो, टू डिलीवर अ ब्लो। नेक्स्ट आ गया, द हाइकर्स चूज, द हाइकर्स चूज टू डैश डिस्पाइट द हैवी रेन, रिफ्यूजिंग टू टर्न बैक ऑन देयर जर्नी। हाइकर्स मतलब जो वो हाइकिंग वगैरह पे जाते हैं, उन्होंने क्या चूज किया, अपनी लोकेशन पे डटे रहना, और अपनी जो है मतलब फाइट टू द लास्ट मैन। ठीक है, डिस्पाइट द हैवी रेन, रिफ्यूजिंग टू टर्न बैक ऑन देयर जर्नी, मतलब उन्होंने
जो है वापस नहीं आए वो, ठीक है, मतलब उन्होंने मना कर दिया वापस आने के लिए, और वो कब तक डटे रहे, लास्ट मैन तक। अभी हम एक बार फोर्थ देखते हैं क्योंकि दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। डिस्पाइंग बीइंग हैवीली आउटनंबर्ड, हालांकि बहुत नंबर में जो एनिमी थे वो बहुत ज्यादा थे, द सोल्जर्स वोट टू डिफेंड देयर होमलैंड एंड, ठीक है, द सोल्जर्स वोट टू डिफेंड देयर होमलैंड, सोल्जर्स ने कसम खाई कि वो अपने होमलैंड को बचाएंगे, अपनी जमीन को बचाएंगे, एंड डैश रिफ्यूजिंग टू सरेंडर टू द एनिमी फोर्सेस, और एनिमी फोर्सेस को रिफ्यूज करना, उन्होंने मतलब सॉरी सरेंडर करना के लिए रिफ्यूज कर दिया कि हम हार नहीं मानेंगे। तो यही हो गया ना कि लास्ट मोमेंट तक लड़ेंगे, तो ये तो हो गया, एंड फाइट टू द लास्ट मैन, ठीक है, कि जब तक लास्ट आदमी भी जिंदा है वो लड़ेंगे। और ये हो गया द हाइकर्स चूज टू होल्ड देयर ग्राउंड, ठीक है, अपनी पोजीशन पे बने रहेंगे। अगर मैंने कुछ उल्टा बोला हो तो थोड़ा सॉरी, क्योंकि मैं खुद थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हाइकर्स जो है उन्होंने अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी, चाहे भारी बारिश हो रही थी, रिफ्यूजिंग टू टर्न बैक ऑन देयर जर्नी, उन्होंने कहा हम वापस नहीं आएंगे, हम अपनी पोजीशन पे डटे रहेंगे। और यहाँ पे हो गया कि हालांकि बहुत ज्यादा वो नंबर्स में कम थे, लेकिन सोल्जर्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी धरती की रक्षा करेंगे और लास्ट मैन तक लड़ेंगे, ठीक है, और वो सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये अब बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भाई, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स, यहाँ पे आपको ये हाईलाइटेड वर्ड देखना है, ये क्या है, कंटिजेंट, ठीक है। अब कंटिजेंट ऑफ ट्रूप्स पोस्टेड टू जम्मू एंड कश्मीर वाज एयरलिफ्टेड इनटू श्रीनगर, मतलब जो एक ग्रुप जो था, ट्रूप्स सैनिकों का ग्रुप था, उसको जो है एयरलिफ्ट करवा के श्रीनगर भिजवाया गया। अब देखो ये मैंने आपको ना चैप्टर में भी बताया था कि जो आर्मी होती है उसके अंदर जो डिविजन्स होते हैं, मतलब अलग अलग जो डिवाइड किया जाता है सोल्जर्स के नंबर के अकॉर्डिंग, उनको एक कलेक्टिव जो टर्म है ना वो यूज की जाती है उनके लिए। जैसे आपने सुना होगा ट्रूप हो गया, प्लेटून हो गया, ठीक है, स्क्वाड्स हो गए, ऐसे करके सेक्शंस हो गए। सो देयर आर मेनी सच कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, लेकिन ये आर्म फोर्सेस में ही यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे स्टूडेंट्स के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, क्लास, ठीक है, स्कूल में जो सारे स्टाफ मेंबर्स हैं उनके हम पूरे ग्रुप को स्टाफ बोल देते हैं। तो ये आर्मी में ऐसा नहीं होता कि क्लास है या स्टाफ है, तो वो एक अलग टर्म्स का यूज किया जाता है, ठीक है। सो मतलब वो आर्म्ड फोर्सेस के रेफरेंस में ही है। तो मैच द कलेक्टिव नाउन्स, आपको कॉलम 1 में कुछ कलेक्टिव नाउन्स दी गई हैं, उनको आपको कॉलम 2 के साथ मैच करना है। यू में रेफर टू अ डिक्शनरी, डिक्शनरी की हेल्प आप ले सकते हो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं। तो कॉलम नंबर 1 ये आप देख सकते हो ना, ये आर्मी ट्रक है, और ये जो है एक शिप है, और ये जेट जो प्लेन है वो है। तो ये हो गया पहला आपका है रेजिमेंट। इससे पहले ना थोड़ा सा आपको मैं बता देती हूँ, क्योंकि मेरे खुद के अंदर की जो मतलब आर्मी लाइफ वाला जो क्रेज है ना वो बाहर आ जाता है आर्मी की बात सुन के। तो सबसे पहली जो टर्म होती है वो होती है सोल्जर, मतलब एक बंदा, दैट इज सोल्जर। अब जब 10 सोल्जर इकट्ठे होते हैं तो उनके बन जाते हैं सेक्शन, 10 से 12 हो सकते हैं, तो ये हो जाता है एक सेक्शन, उनके ग्रुप को सेक्शन बोलते हैं। जब 3 से 4 सेक्शंस को इकट्ठा किया जाता है तो वो बन जाती है प्लेटून। फिर जब 3 से 4 प्लेटून होती हैं तो उनको हम बोलते हैं कंपनी, ठीक है। ये जैसे ना, जैसे देखो अब आपकी क्लास में क्या है, आप एक स्टूडेंट हो, सबसे पहले तो आप एक स्टूडेंट हो, फिर आपके मतलब एक को ग्रुप को जैसे क्लास बोल दिया, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन ए और बी सी जितने भी हैं उनको मिला के पूरी एक 9th क्लास 10th क्लास 8th क्लास पूरी हो गई। फिर सारी क्लासेस को मिला के एक स्कूल हो गया। तो ऐसे करके ही ग्रुप्स, तो पहले सोल्जर सोल्जर 10 सोल्जर अगर इकट्ठे हो गए तो सेक्शन, फिर 3 से 4 सेक्शन इकट्ठे हो गए तो प्लेटून, 3 से 4 अगर प्लेटून इकट्ठे हो गए तो कंपनी बन गई, ठीक है। और कंपनी जो लीड कौन करता है, मेजर। उसके बाद ऐसे ही अगर 4 5 6 कंपनीज इकट्ठी होती हैं तो उनको हम बोलते हैं बटालियन, बटालियन को लीड करता है कर्नल, कर्नल रैंक का बंदा, ठीक है। फिर अगर 3 4 जो है बटालियन इकट्ठी होती हैं तो उनको हम बोलते हैं ब्रिगेड, जिसको लीड करते हैं ब्रिगेडियर। फिर 3 4 ब्रिगेड्स अगर इकट्ठी होती हैं तो उनको बोलते हैं डिवीजन, जिनको मेजर जनरल लीड करते हैं। ऐसे ही फिर डिवीजन से बनती है कमांड। हमारी जो आर्मी है उसकी 7 कमांड्स हैं, ठीक है। हमारी जो पूरे इंडिया की आर्मी है वो 7 कमांड्स में डिवाइडेड है, जिसको लीड करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल, ठीक है। तो फिर ऐसे ही वो कॉर्प्स होती है, पूरी आर्मी बन जाती है। तो ये होती है मतलब टर्म्स, ये सब टर्म्स हैं। अब देखो कंपनी जो है ना, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो सकती है, डिवीजन जो है वो जैसे कोई वैसे डिवीजन भी हो सकती है, कमांड जो है हम किसी को अगर वैसे कमांड देते हैं, लेकिन अगर आर्मी के उसमें रेफरेंस में देखा जाए तो इनका मीनिंग अलग है। कंपनी का मतलब एक ग्रुप है सोल्जर्स का, डिवीजन भी एक ग्रुप है, कमांड जो है वो भी एक ग्रुप है,
ठीक है, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है बस वो डिफरेंट हो सकती है। तो पहला यहाँ पे हमारे पास आता है रेजिमेंट। अब रेजिमेंट क्या होता है? रेजिमेंट जो होता है वो एक ये हो गया, एक मिनट रुको, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ये वाला रेजिमेंट जो है वो क्या है? अ परमानेंट यूनिट ऑफ एन आर्मी टिपिकली कमांडेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल एंड डिवाइडेड इनटू सेवरल कंपनीज। ठीक है, मतलब ये हो गया आपका रेजिमेंट। रेजिमेंट जो है वो एक परमानेंट यूनिट होती है किसी आर्मी की। ठीक है, जैसे वही हमने पढ़ा था ना, फोर कुमायूं रेजिमेंट, तो वो थी उनकी जो है मतलब रेजिमेंट जो मेजर सोमनाथ शर्मा की, उसका नेम था। फिर अगर हम बात करते हैं जैसे बटालियन की, तो वो हो गया एक लार्ज बटालियन, लार्ज बॉडी ऑफ ट्रूप्स रेडी फॉर बैटल। मतलब जब कोई बैटल के लिए जाता है, बहुत बड़ी ट्रूप होती है, उसको हम बोलते हैं बटालियन। ये इन्फेंट्री यूनिट में आती है, ठीक है, जो पैदल चलते हैं। उसके बाद आता है फ्लीट। फ्लीट तो आपको पता ही होगा, फ्लीट जो है वो शिप्स का होता है। ठीक है, शिप्स का मतलब जो पानी वाले जहाज होते हैं उनका। तो ये तो आपको दिख ही रहा है, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर एंगेज इन द सेम एक्टिविटी और अंडर द सेम ओनरशिप। जब एक साथ कई शिप जो होते हैं वो एक साथ जाते हैं किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो उसको हम बोलते हैं फ्लीट। और जो स्क्वाड्रन है वो होता है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड। स्क्वाड्रन जो है वो क्या है? अ स्मॉल यूनिट टिपिकली कंप्राइजिंग 12 to 24 एयरक्राफ्ट एंड देयर क्रूज यूज्ड इन देयर एयरफोर्स, नेवल, आर्मी एविएशन और सर्विसेज। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वाड्रन, जिसमें 12 से 24 तक एयरक्राफ्ट जो है वो रह सकते हैं, ज्यादातर 18 होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्क्वाड्रन। ओके, ऐसे आपको जो है ये सीखना है। ये तो मैंने जस्ट आपको एडिशनल बता दिया, कुछ गलत हो गया हो तो आई एम सॉरी। वैसे तो ठीक है, मतलब पढ़ा है इतना तो मैंने। नेक्स्ट आता है, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स suitably with word from column 1 in the table. The commanding officer addressed the entire dash of soldiers. Entire मतलब एक लार्ज, ठीक है, पूरी यूनिट, तो ये हो गया रेजिमेंट। ठीक है, the commanding officer addressed the entire regiment during the morning assembly. The admiral, अब admiral जो होता है वो पानी वाले जहाज का हो गया, तो fleet। ठीक है, the dash of infantry you advance slowly through the dense force, so the battalion of infantry। ये जो है मैंने आपको बताया infantry से रिलेटेड होता है, तो battalion। a dash of fighter jets, प्लेन आ गया तो क्या होगा? स्क्वाड्रन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स बाय टेकिंग क्लूज फ्रॉम द मीनिंग्स गिवन बिलो इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ओवरवेल्म, ओवरथ्रू, ओवररन। ओवरवेल्म क्या होता है? ठीक है, ओवरवेल्म का मतलब होता है द फ्लड और ओवर पावर, जब कोई चीज बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। जैसे अगर आपके मतलब आपको आज बहुत ज्यादा दुख लगा, आपका दिल ऐसे पूरा भरा हुआ है, रोने का मन कर रहा है जोर जोर से, तो योर फीलिंग्स, योर इमोशंस आर ओवरवेल्म। या आप बहुत ज्यादा खुश हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सो दैट इज कॉल्ड ओवरवेल्म। ठीक है, तो हो गया टू फ्लड और ओवर पावर समवन और समथिंग इमोशनली। उसके बाद नेक्स्ट देखो, टू टेक कंट्रोल ऑफ। ठीक है, किसी चीज का कंट्रोल, टू टेक एंड सीज कंट्रोल, किसी चीज का कंट्रोल ले लेना, मतलब खुद अपने अंडर कर लेना और मतलब सरकार जैसे गिरा देना, तो वो हो गया ओवरथ्रो। ठीक है, उसके बाद हो गया टू इन्वेड और ऑक्यूपाई एन एरिया इन लार्ज नंबर्स, बड़ी नंबर्स में किसी एरिया में घुस जाना और उनको कवर अप कर लेना, वहां पे अपना कब्जा कर लेना, दैट इज ओवररन। ठीक है, अब आपको क्या करना, ये तो हो गए 3 वर्ड्स। अब आपको क्या करना, नाउ क्रिएट अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 अदर वर्ड्स। आपको 5 और ऐसे वर्ड्स बताने हैं, बिगिन विद ओवर एंड फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपको उनसे फिर सेंटेंस भी बनाने हैं, जैसे मैंने देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, एक तो हो गया ओवरटेक। ओवरटेक तो सबको पता ही होगा, गाड़ी ओवरटेक करते हैं जब, सो माई अंकल ओवरटुक द कार। ठीक है, ऐसे करके, या इट इज नॉट अलाउड टू ओवरटेक ऑन दिस रोड, ऐसे करके आप इसका सेंटेंस बनाएंगे। ओवरसी, ओवरसी होता है किसी चीज को देखते रहना, मतलब कोई कई काम कर रहा है और आप उसको देख रहे हो, दैट इज ओवरसी। ओवरफ्लो, जैसे कोई चीज ओवरफ्लो हो जाना, द रिवर इज ओवरफ्लोइंग। ओवरफीड, किसी को ओवरफीड करना, मतलब जरूरत से ज्यादा खिला देना। ठीक है, मिसेस पम्फ्रे यूज्ड टू ओवरफीड हर डॉग। देन ओवरहियर, ओवरहियर होता है बाय चांस किसी की बात सुन लेना। ठीक है, आई ओवरहर्ड योर कन्वर्सेशन व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट मी। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी जब तुम मेरे बारे में बात कर रहे थे, मतलब कोई आपके बारे में बात कर रहा था, आप बाय चांस वहां से निकल लिए,
जा रहे थे आप और आपको सुन गया कि आपका नाम लिया जा रहा है, सो दैट इज ओवर हियर। या फिर आई ओवर हर्ड अ सॉन्ग लास्ट नाइट, ऐसे करके कुछ भी। इन द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड सी एंड सी इज यूज फॉर नाउन्स। अब देखो ये तो हो गया आपका ओवर वाला, तो आप कर ही लोगे, ये तो इजी था, वो कैब से रिलेटेड था। ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है, कई बच्चों को पता ही नहीं चलता कब एडवाइस सी वाला आएगा, कब एडवाइस एस वाला आएगा। तो जो सी वाला होता है ना वो नाउन के लिए यूज होता है, और एस वाला जो होता है वो वर्ब के लिए यूज होता है। ठीक है, मतलब अगर एडवाइस है तो ये नाउन है। जैसे मैंने आपको कोई एडवाइस दी, ठीक है, मैंने आपको कहा कि बच्चे आप ना रेगुलर पढ़ा करो, ये मैंने आपको एक एडवाइस दी है। ठीक है, तो जो चीज दी है, हालांकि आप उसको टच तो नहीं कर सकते, लेकिन मैंने आपको दी तो है ना, सजेशन दिया है ना, एडवाइस दी है, तो वो हो गई चीज। जब आप कहते हो कि मैडम ने मेरे को एडवाइस किया, अब मैं जो एडवाइस करने का काम कर रही हूँ वो है वर्ब। ठीक है, तो वो हो गया एडवाइस। ऐसे ही प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, डिवाइस, डिवाइस, काउंसिल, काउंसिल। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम सी ही होती है, सिर्फ स ज ऐसे फर्क आता है। अब आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जब नाउन, जब आप ये सोचो कि कोई किसी चीज की बात कर, जैसे मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूं, ठीक है, तो वर्ब हो गया, मैंने इस चीज की प्रैक्टिस की हुई है, वर्ब हो गया। या फिर आज तो बहुत ज्यादा मतलब हार्ड प्रैक्टिस हो गई, तो वो हो गया एक नाउन। ठीक है, ऐसे ही जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे अभी हम, अब हम इनको क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। द टीचर्स डैश इज ऑलवेज हेल्पफुल। टीचर की जो एडवाइस है, ये टीचर की कोई चीज है। ठीक है, चीज मतलब नाउन, काम मतलब वर्ब। तो टीचर की कोई चीज है जो हमेशा आपके काम आती है, तो टीचर्स एडवाइस। एंड शी कंटिन्यूज टू डैश स्टूडेंट्स ऑन देयर करियर चॉइस, और वो हमेशा बच्चों को एडवाइस करती रहती हैं करियर चॉइस के बारे में। ये वो कोई काम कर रही हैं, ठीक है, ये उनकी कोई चीज नहीं है, ये उनकी एक्टिविटी है, तो यहां पर आएगा एडवाइस। नेक्स्ट आता है द म्यूजिशियन बिलीव दैट डेली डैश हेल्प्स अ लॉट। म्यूजिशियन को लगता है कि रोज करने वाली जो प्रैक्टिस है, एक चीज है, ठीक है, तो वो हेल्प करती है, तो ये हो गया प्रैक्टिस। सो शी इज ऑलवेज रेडी टू प्रैक्टिस हर हारमोनियम लेसन, तो इसीलिए वो हमेशा अपने हारमोनियम लेसन को प्रैक्टिस करने के लिए रेडी रहती हैं। तो करने के लिए रेडी रहती हैं, दैट मीन्स ये वर्ब है। द साइंटिस्ट यूजेस अ स्ट्रेंज डिवाइस फॉर एक्सपेरिमेंट्स। साइंटिस्ट जो है वो मतलब एक बड़ा अजीब सा डिवाइस यूज करता है, तो डिवाइस सी वाला। एंड प्लान्स टू डिवाइस, और ये जो डिवाइस होता है इसका मतलब होता है इन्वेंट करना, किसी चीज को नया आविष्कार करना, और वो हमेशा प्लान करता रहता है कुछ नया डिवाइस करने का। नया डिवाइस करने का मतलब एक एक्टिविटी। ठीक है, ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा, ये चीज है कि उसने एक डिवाइस का यूज किया है, और ये हो गया कि एक मतलब वो कुछ कर रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है किसी चीज की, तो वो हो गया एक एक्टिविटी, तो एस वाला। द विलेज डैश मेट टू डिस्कस issues and decided to dash the villagers on important matters. The village council मतलब जो गांव की काउंसिल है, एक ग्रुप है, ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन है। met to discuss, वो सब इकट्ठे हुए इश्यूज को डिस्कस करने के लिए, एंड डिसाइडेड टू, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो गांव वालों की काउंसलिंग करेंगे। अब ये एक एक्टिविटी है, तो काउंसिल, ठीक है, एस वाला। तो ऐसे आपको ये प्रैक्टिस करनी है। अब देखो जैसे कई बार क्या होता है ना, सेम भी होता है, जैसे लॉक और लॉक। अब लॉक जो है वो तो एक, तो आप अपने घर में देखो, आपके घर में दरवाजे में ताला लटका होगा, उसको आप टच कर सकते हो, वो एक चीज है, ठीक है, वो तो हो गया लॉक। एक आपको मम्मी ने बोल दिया कि भाई डोर लॉक करके आना, वो आप लॉक करके आ रहे हो, एक एक्टिविटी है, तो वो भी लॉक है। ठीक है, ऐसे ही जैसे आयरन, आयरन जो है वो प्रेस, जिससे हम प्रेस करते हैं, एक तो वो डिवाइस है, कोई चीज है जिसको हम टच कर सकते हैं, उठा सकते हैं, रख सकते हैं, वो आयरन है। एक हो गया कि आपने कपड़े आयरन किए, ठीक है, तो वो हो गया एक्टिविटी। तो ऐसे ही बहुत सारी, साइकिल भी ऐसे ही है, ठीक है, आई लाइक साइकिलिंग, आई लाइक टू राइड अ साइकिल, साइकिल एक चीज भी है, साइकिल एक वो भी है, मतलब एक एक्टिविटी भी है। गार्ड, अब जो आपकी सोसाइटी में गेट पे बैठा है वो बंदा भी गार्ड है, वो एक इंसान है, वो एक नाउन है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो हमारी सोसाइटी को गार्ड कर रहा है, तो वो भी एक एक्टिविटी है, गार्ड। तो ऐसे ही ब्लॉक, बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, लॉक तो है ही, ब्लॉक भी है। आपने किसी का नंबर ब्लॉक कर दिया, वो एक्टिविटी है, लेकिन आप मतलब एक सोसाइटी में ए ब्लॉक में रहते हो, या आपके घर में एक ब्लॉक है खेलने के लिए,
तो वो एक चीज है जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो नाउन है। लेकिन इन चीजों में क्या है, इनको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन है ये भी नाउन। मैंने आपको एडवाइस दी, मैंने आपको अपनी कोई चीज दी है, वो एक नाउन है, ठीक है। मैं एडवाइस करने का काम करती हूँ, मेरा काम है एडवाइस करना, तो वो एक्टिविटी है, तो वो एस आएगा, और जब नाउन होगा तो सी आएगा। तो ये आपको ध्यान से सीखनी है ये चीज, और ये लाइफ टाइम का लेसन है। ऐसा नहीं है कि इसी चैप्टर में काम आने वाला है, कहीं पे भी आप कभी भी कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करोगे ना, कुछ भी एग्जाम दोगे, आर्मी का, डॉक्टर का, कुछ भी, जहां पे इंग्लिश एक पार्ट होगा, आइल्स का एग्जाम दोगे, तो आपको ये चीजें काम आएंगी, ठीक है। और ये चीजें ऐसी नहीं होती कि ऑन द स्पॉट सीखने वाली, ये हम जब लर्निंग करते हैं क्लास 1 से लेके लाइफ टाइम तक, तब तक हमारी सीखने वाली होती हैं। हो सकता है ये प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस जब मैं स्टूडेंट थी तब मुझे भी ना पता होगा, लेकिन अब पता है ना, अब काम आ रहा है ना मेरे आपको बताने की, तो यही चीज है, ठीक है बेटा। रीड द हाईलाइटेड वर्ड्स, द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। यहाँ पे एक टेक्स्ट में सेंटेंस दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंटली हिज स्टोरी इज अ रिमाइंडर ऑफ द सैक्रिफाइस मेड बाय काउंटलेस मैन एंड वुमेन टू डिफेंस, इन डिफेंस ऑफ द मदरलैंड। अब ये जो डिफेंस वर्ड है ना, इसके बारे में बात कर रहा है ये कहता है कि इन टर्म्स ऑफ मीनिंग देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स डिफेंस एंड डिफेंस। दोनों वर्ड्स में कोई मीनिंग नहीं है, मतलब सॉरी डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे ना एक नई चीज बता रहा है, आपने ना स्पेलिंग देखी होगी, कलर COLOR भी होता है और COLOUR भी होता है। अब इस कलर में और इस कलर में कई बार बच्चे पूछते हैं मैडम इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, एक अमेरिकन इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है, ठीक है। जैसे ऐसे ही वर्ड कौन सा बताऊं अब मैं आपको, जेड वाला जैसे होता है ना, जेड जेड वाले वर्ड्स जो होते हैं उनके अंदर, या एस और सी वाले ही वर्ड्स होते हैं, उनके अंदर आपको दो दो स्पेलिंग्स मिल जाएंगी। जैसे ये तो OUR वाला हो गया, बिहेवियर हो गया, मोन हो गया, ठीक है। और भी कई सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कस्टमाइज, ठीक है, कस्टमाइज उसमें S भी लग जाता है, उसमें ZE भी लग जाता है। तो यही चीज है, मतलब यहाँ पे अब ये बता रहा है कि आप ये मत सोचना कि ये डिफेंस और ये डिफेंस अलग है, जैसे इसमें C और S वाला अलग था। इन अमेरिकन इंग्लिश वर्ड इज स्पेल्ड विद S, इन ब्रिटिश इंग्लिश इट इज स्पेल्ड विद C। तो इसमें से एक S एक जो है अमेरिकन इंग्लिश का है, एक जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश का है, और बस ये स्पेलिंग ही डिफरेंट है, इनके मीनिंग में कोई डिफरेंट नहीं है। द वर्ड हैज सेवरल मीनिंग्स, वैसे इसके अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इनका दोनों का अलग अलग मीनिंग है। दोनों का ही मतलब है किसी को प्रोटेक्ट करना, किसी को बचाना, दैट इज डिफेंस। जैसे हम कई बार कहते हैं ना, आपके फादर क्या करते हैं, फादर मेरे डिफेंस में है, तो डिफेंस का मतलब क्या है कि वो एक ऐसी यूनिट में, एक ऐसे फील्ड में है जहां पर उनका काम है दूसरों को प्रोटेक्ट करना। आर्मी वाले क्या करते हैं, हमारे सिविलियन को ही तो प्रोटेक्ट करते हैं, हमारी कंट्री की बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो दैट इज डिफेंस। लेकिन C वाला डिफेंस और S वाला डिफेंस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे ही अगर आपको कोई नया वर्ड मिलता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों की हेल्प करने के लिए रेडी रहती हूँ। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, रीड द हाइलाइटेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंडेड विद echoes of courage that serve as an inspiration. A contingent of troops posted to Jammu and Kashmir was, D company with 90 soldiers was, the last, and they were. The life and sacrifice of Major Somnath Sharma embody the highest ideals of duty, honor and patriotism. अब देखो यहाँ पर ग्रामर का एक टॉपिक सिखा रहा है, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी। मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की काफी सारी वीडियोस जो है वो अपने चैनल पे अपलोड की हुई हैं, थोड़ी पुरानी है, आप थोड़ा नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको मिल जाएंगी, या आप ओल्डेस्ट में जाके स्क्रॉल करोगे तब भी आपको मिल जाएंगी, ठीक है। वो वीडियोस आप देखो, उसमें मैंने अच्छे से सिखाया हुआ है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम वर्ब का यूज कैसे करते हैं। तो वही यहाँ पे उसी चीज की प्रैक्टिस है। द हाईलाइटेड वर्ड्स आर ईदर सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स, ठीक है। दे आर इन एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको पहले देखना होता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ये इसका जनरल रूल है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, द बुके ऑफ फ्लावर्स। अब ये फ्लावर्स तो प्लूरल है, लेकिन वो फ्लावर्स के बुके की बात कर रहा है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर इज और आर में से क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, दैट इज। द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है। अगर ये बुके ना होता, ऐसे सिंपल होता द फ्लावर्स, तब ये प्लूरल होता, तब प्लूरल वर्ब आती आर। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल बट द बुके ऑफ फ्लावर्स इज ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसका आंसर है ए। उसके बाद है निदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स। जब निदर नॉर से सब्जेक्ट जो है वो दो ज्वाइन होते हैं, तो नियरर वाला जो सब्जेक्ट होता है उसको देखना होता है, स्टूडेंट्स।
ठीक है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल है तो वर आएगा। बस आपको सिंपल ये काम करना है। इसके अंदर ना 3 स्टेप होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सबसे पहला काम होता है आपको देखना है कि सब्जेक्ट है कौन सा, फिर आपको देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, फिर आपको देखना है वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर या प्लूरल। तो इसको आपको थोड़ा डीपली सीखना होगा, इसी वीडियो में तो मैं नहीं सिखा पाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि आप मेरे चैनल पे जाके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की वीडियोस देखो, इनको सीखो, उसके बाद इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट आता है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जब सेंटेंस जो है वो ईच से स्टार्ट होता है तो सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होता है। तो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज, और हैज और हैव में से हैज सिंगुलर है। द डेटा, अब यहाँ पे डेटा की बात हो रही है, कलेक्टेड बाय द रिसर्चर्स, हालांकि रिसर्चर्स जो है वो प्लूरल है लेकिन इनकी बात नहीं हो रही, डेटा की बात हो रही है। तो पहला स्टेप हमारा है, हमें देखना है कि डेटा की बात हो रही है। फिर डेटा क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर। और शोज और शो में से कौन सा सिंगुलर है, शोज। तो आंसर इसका है शोज। ये काम करना है आपको। वन ऑफ द प्लेयर्स, अब प्लेयर्स तो प्लूरल है लेकिन वो प्लेयर्स में से वन की बात कर रहे हैं, वन ऑफ द प्लेयर्स। तो सब्जेक्ट हो गया वन ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर्स में से कोई एक सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब कौन सी है, वॉज। इधर द चिल्ड्रन और देयर गार्जियन, अब गार्जियन इधर और होता है तो भी नियरर वाला देखना है, गार्जियन हैज। अ पेयर ऑफ शूज, शूज प्लूरल है लेकिन यहाँ पे पेयर की बात हो रही है, जोड़ा, जोड़ा मतलब एक सिंगुलर चीज है, ठीक है, सिंगल, तो इज। निदर ऑफ द स्टेटमेंट्स, अब स्टेटमेंट्स है, सो निदर ऑफ द स्टेटमेंट्स ओके आर ट्रू। एक मिनट, निदर आएगा तो इज आएगा, निदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ठीक है, निदर आ गया तो इज आएगा। द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी, यहाँ पे सभी मेंबर्स की बात हो रही है, द मेंबर्स ऑफ द ज्यूरी हैव डिलीवर्ड, ठीक है, हैव डिलीवर्ड देयर वर्डिक्ट टू द कोर्ट। देन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में ऐसे जरूर लगता है लेकिन ये सिंगुलर होता है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट फॉर मैनी स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड करेक्ट द इनकरेक्ट यूजेस ऑफ वर्ब्स। आपके ये जो एक पैसेज दिया गया है इसके अंदर आपको जो है गलतियां ढूंढनी है, मतलब आपको चेक करना है कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही है। वन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू, अ बटालियन ऑफ सोल्जर्स स्टैंड, बटालियन सिंगुलर की बात हो रही है तो स्टैंड्स आएगा, ठीक है, स्टैंड्स एट अटेंशन एज द नेशनल फ्लैग, आर नहीं आएगा, इज आएगा, एज द नेशनल फ्लैग इज रेज्ड। ईच सोल्जर सैल्यूट्स, ठीक है, ईच सोल्जर सैल्यूट्स, सोल्जर सिंगुलर है तो यहां आएगा सैल्यूट्स। विद प्राइड वाइल द कमांडर एंड हिज असिस्टेंट्स, असिस्टेंट्स प्लूरल है तो क्या आएगा, इंस्पेक्ट, ठीक है, हिज असिस्टेंट सॉरी असिस्टेंट्स इंस्पेक्ट द परेड। द साउंड ऑफ मार्चिंग, अब साउंड की बात हो रही है, वो क्या है, सिंगुलर है, द साउंड ऑफ मार्चिंग फीट एकोस थ्रू द एयर एज अ ग्रुप ऑफ कैडेट्स, ग्रुप एक ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, कैडेट्स चाहे ज्यादा हैं लेकिन ग्रुप है उनका, एक ग्रुप है तो प्रिपेयर्स, ठीक है। ये आपको बेटा तभी समझ आएगा जब आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीख लोगे। प्रिपेयर्स फॉर द ड्रिल मीनवाइल अ कॉन्वे ऑफ मिलिट्री व्हीकल्स, एक काफिला, काफिले की बात हो रही है, कॉन्वे सिंगुलर है तो पासेस, ठीक है, बाय ड्रॉइंग चीयर्स फ्रॉम द गैदर्ड क्राउड। तो ये आपका यहाँ पे मतलब पासेस बाय ड्रॉइंग चेयर्स फ्रॉम द गैदर्ड क्राउड। तो ये आपको ऐसे जो है गलतियां निकालनी है। अब देखो यहाँ पे पता है कुछ बच्चे क्या करेंगे, ठीक है, जहां पे एस नहीं लगा हुआ एस लगा दो, जहां पे एस लगा हुआ एस को हटा दो, ऐसे नहीं करना, ठीक है, ये ट्रिक नहीं लगानी क्योंकि ये हर बार काम नहीं करेगी, एक बार आपकी हेल्प कर सकती है, हर बार नहीं। इसकी ट्रिक सिर्फ यही है कि आप पहले सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ध्यान से सुन लो, सीख लो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, बस। आपको सिर्फ सिंगुलर प्लूरल वो देखना है, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, और जब वर्ब के साथ में एस लगता है तो वो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लेटेस्ट लर्न वाली एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। बाकी की जो लेटेस्ट लेसन और लेटेस्ट स्पीक वाली जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, कल सही 11 बजे आपको वीडियो मिल जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।